हेलो नमस्कार, मैं अमित अजमेरा और आप देख रहे हैं अजमेरा ऑफिशियल। तो अपन ने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल के न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को। आज हम इसमें ही एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड पढ़कर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं? वो जीवाणु जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज या स्लो कर देते हैं, तो उसे एंजाइम कहते हैं। तो अब इसमें अपन एंजाइम की हिस्ट्री देखेंगे कि एंजाइम शब्द किसने दिया, इसको सबसे पहले किसने खोजा। तो अपन इसकी हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले बुकनर ने इस यीस्ट के अंदर जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। बुकनर ने सर्वप्रथम यीस्ट में जाइमेज एंजाइम की खोज की थी, लेकिन एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। सबसे पहले एंजाइम की खोज तो बुकनर ने की थी, लेकिन एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। बुकनर ने मानव के मूत्र में यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का ही क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। और इसने मानव मूत्र में यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया था। तो बुकनर ने सबसे पहले मानव मूत्र लिया, फिर उसके अंदर यूरिएज उसका क्रिस्टलीकरण किया, जिससे यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टल प्राप्त हुए। तो इससे प्रमाणित हुआ कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। तो अपन ने इसकी हिस्ट्री देखी और अब इसको देखते हैं कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, जो किसने बताया था? बुकनर ने। किससे बताया था? कि मानव मूत्र में उसने यूरिएज एंजाइम की खोज की थी, जो उसने क्रिस्टलीकृत किए थे। उससे पता चला कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लेकिन राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए से निर्मित होता है, और टीलोमरेज भी एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए या फिर प्रोटीन से निर्मित होता है। टीलोमरेज की मात्रा कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में सर्वाधिक देखी जाती है। तो इससे भी याद रखना कि टीलोमरेज की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वो कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में पाई जाती है। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी कि EA एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया चलती है तो उसके अभिकारकों को इतनी एनर्जी दी जाए जिससे कि वो प्रोडक्ट में बदल जाए, तो उसे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे अपने नीट के एग्ज़ाम में 420 एक क्राइटेरिया है जो कि अपनी एनर्जी है। यदि आप 420 नंबर लाओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएगी। उसी प्रकार यदि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर वो एक निश्चित अमाउंट में एनर्जी दी जाए जिससे कि प्रोडक्ट का निर्माण हो सके, तो उसे ये एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो एंजाइम क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो चलते हैं आगे। तो सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी सहायता से क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है। तो यह वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे कि अपने नीट के अंदर जैसे 420 एक न्यूनतम नंबर है। 420 पे तो अपने को गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल ही जाएगी, लेकिन यदि 420 से ज़्यादा नंबर आ जाए तो उसको तो मिलेगी। इसलिए अपने न्यूनतम नंबर कितने आने चाहिए? 420 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में भी एक क्राइटेरिया निश्चित किया जाता है कि इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी मिलने पर ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, इसमें प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। उसे ही उसकी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जैसे A और B मिलके C+D का निर्माण करते हैं। तो अपन इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जब क्रियाकारक मिलते हैं E1, तो यहाँ पर एनर्जी दी जाती है। तो यदि इस एनर्जी का मान E2 तक जाएगा तो इस यहाँ तक की एनर्जी को इसकी सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद तो आराम से ये अपना प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो हमें बाहर से देनी होती है। तो इसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। लेकिन जब अभिक्रिया में एंजाइम डाल दिया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, यानी कि अपने को क्रियाकारकों को कम ऊर्जा देने पर ही वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। जैसे पहले तो अपने को एनर्जी इतनी देनी पड़ रही थी, लेकिन एंजाइम डालने के बाद
अपनी एनर्जी को कम, अपनी को एनर्जी इतनी ही देनी पड़ रही है, तो इसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो गया। तो जब उत्प्रेरक डाला जाता है तो ई कम हो गया, और बिना एंजाइम के ई का मान जो नेचुरल होता है वही रहेगा। और यहाँ पर E3 उत्पाद है। तो इस ग्राफ से अपन सीखा कि A+B C+D में बदलेगा, तब किस प्रकार उसको एनर्जी दी जाएगी और कब वो प्रोडक्ट में बदलेगा। तो अब चलते हैं आगे। तो इस ग्राफ के अंदर E1 क्या था? E1 था क्रिया कारकों की ऊर्जा, और E2 था संक्रमण अवस्था की ऊर्जा, जो कि ग्राफ की टॉप पर थी। तो ऐसा ग्राफ था अपना। तो यहाँ पर था E1, यहाँ पर था E2 और यहाँ पर था E3। जहाँ प्रोडक्ट है, जहाँ सबस्ट्रेट है, यानी कि शुरुआती अवस्था में, तो इसको कहते हैं क्रिया कारक की अवस्था। क्रिया कारक को इंग्लिश में सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर होती है सबसे पहले उसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट को जब अपन क्रिया कारक के अंदर बदलते हैं, जब भी उनका प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उनमें भी तो खुद एनर्जी स्टोर होती है। तो E1 उसकी ऊर्जा होती है, और E2 जो कि अपनी संक्रमण अवस्था तक पहुँचने में उससे प्राप्त एनर्जी है, और E3 उसके उत्पाद की एनर्जी है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? E2 की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि क्रिया कारक की खुद की ऊर्जा और अपन देंगे जो ऊर्जा मिलकर E2 का निर्माण करती है। तो E2 सबसे ज़्यादा, फिर E1, क्योंकि E1 और E2 मिलके ही अपने रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करेगी। तो उसके बाद में E1 और E3 कम क्यों है? क्योंकि E2 तक इसकी संक्रमण अवस्था हो जाती है, इसका प्रोडक्ट में बदलना स्टार्ट हो जाता है, तब इससे एनर्जी का बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए E3 का मान कम है। तो E2 क्या है? E2 संक्रमण अवस्था, इसको पढ़ लेते हैं। इसकी ऊर्जा सर्वाधिक है, इसलिए यह सबसे कम स्थायी हो सकती है, क्योंकि अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जिसकी ऊर्जा हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इस कारण E2 कम टाइम तक ही अपनी अवस्था में रह सकता है, उसके बाद में उसे प्रोडक्ट में बदलना ही पड़ेगा। तो इस कारण तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं E3 उत्पाद की एनर्जी। तो ये एनर्जी सबसे कम है, इसलिए ये सर्वाधिक स्थायी है, इसलिए प्रोडक्ट बनने के बाद इसका कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट ही रहता है, आगे रासायनिक अभिक्रिया बंद हो जाती है। अब चलते हैं। तो एंजाइम अपने पढ़ा कि एंजाइम संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, लेकिन एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी भाग नहीं लेता, क्योंकि जैसे ये एंजाइम है और ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया है जो C+D में चेंज होगी। तो अपन इसको रासायनिक अभिक्रिया में डालें तो ये A+B की सक्रियण ऊर्जा को कम करने में ही सहायता लेगा। इस एंजाइम को अपन वापस भी निकाल सकते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया से। ये पूरी तरह घुलनशील, जैसे जल के अंदर अपन शुगर डालेंगे तो वो घुल जाती है, लेकिन पत्थर डालेंगे तो वो नहीं घुलेंगे। उसी प्रकार एंजाइम भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पत्थर का कार्य करता है, जो कि उसमें घुलता नहीं है, लेकिन और उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। एंजाइम साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। तो ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो इनको याद कर लेना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और एंजाइम साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। फिर आते हैं भाई एंजाइम को प्रभावित कौन करते हैं। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आते हैं pH या तापमान। pH को बढ़ा दोगे या घटा दोगे तब एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित होगी। फिर आता है अभिकारक की क्रियाशीलता, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यदि क्रियाकारक को बढ़ा दोगे या फिर उसको कम कर दोगे, उस पर भी एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित होगी। फिर आता है संदमक वो होते हैं जो कि एंजाइम से प्रतिस्पर्धा करते हैं या फिर एंजाइम की किसी भाग पर लगकर उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो अपन एक एक करके इनको अब पढ़ेंगे। तो पहले आता है pH और तापमान। तो अपन ग्राफ के माध्यम से ये देख रहे हैं कि एंजाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इधर है pH। जब अपन pH बढ़ाते हैं तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु पर आकर उसकी pH बढ़ाने पर या फिर उस pH में परिवर्तन करने पर भी ये वापस नॉर्मल होने लग जाती है। तो इसके पीक को बोलते हैं इष्टतम मान। इस ऑप्टिमम मान या इष्टतम मान पर एंजाइम अपनी सर्वाधिक क्रिया करता है, इससे कम या ज़्यादा पर एंजाइम अपनी क्रिया को कम कर देता है। इसलिए इष्टतम बिंदु पर pH या तापमान का वह मान जिस पर एंजाइम की क्रिया सर्वाधिक होती है उसे इष्टतम बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु पर
एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। तो ये पीएच भी हो सकता है या फिर टेम्परेचर भी हो सकता है। टेम्परेचर या पीएच के एक निश्चित मान पर ही एंजाइम अपनी सर्वाधिक क्रिया करता है। उसके मान को थोड़ा भी परिवर्तन करने पर एंजाइम अपनी क्रिया को कम कर देता है। तो ये अपने को याद रखना है। फिर आता है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कैसे प्रभावित करती है? तो पहले अपन इन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होती कैसी है, एंजाइम उसमें भाग कैसे लेता है। तो ये एंजाइम है जिसको कि ई से दर्शाया गया है, और इसका ये छोड़ा हुआ भाग इसका सक्रियण स्थल है, जिसके अंदर क्रियाकारक को ये फंसाता है। जब क्रियाकारक इसके अंदर आ जाता है तो इसको बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम इसको आपस में जोड़ता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है, और एंजाइम अलग हो जाता है। फिर ये वैसे ही दूसरे क्रियाकारक को पकड़ता है और प्रोडक्ट में बदलता है। लेकिन अपने पता था कि एंजाइम कभी भी क्रियाकारक के अंदर भाग नहीं लेता, अर्थात उसमें घुलता नहीं है। तो अपन यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एंजाइम जो शुरू में था वही प्रोडक्ट बनने के बाद भी एंजाइम अपने को प्राप्त होता है और वो दूसरे क्रियाकारक को बदलने में लग जाता है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि अभिकारक क्या होता है। जो एंजाइम से क्रिया करता है उसे सबस्ट्रेट या अभिकारक कहते हैं। और सक्रियण स्थल, सक्रियण स्थल वह होते हैं एंजाइम का वह स्थान जहाँ पर क्रियाकारक जुड़ता है, उसे सक्रियण स्थल कहते हैं। तो क्रियाकारक यहाँ पर जुड़ेगा तो इसको इसका सक्रियण स्थल बोलते हैं। फिर आता है एंजाइम की काइनेटिक, एंजाइम गति की। एंजाइम गति कैसे करता है? तो अपन इस ग्राफ से सीख सकते हैं कि एंजाइम की गति की अपन केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हैं कि काइनेमेटिक्स। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की एक काइनेमेटिक्स होती है, एक निश्चित गति होती है कि वो कितना कर सकता है। तो अपन एंजाइम यहाँ से डालना शुरू करें। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है अपने को, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट डाला और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। तो ये प्रोडक्ट का निर्माण कितना होगा? तो ये निर्भर करता है कि एंजाइम कितना है या और अभिकारक की सांद्रता कितनी है। तो अपन एंजाइम भी बढ़ाएंगे और अभिकारक की सांद्रता भी बढ़ाएंगे। यदि अपन एंजाइम 10 डाले, 10 अणु एंजाइम के डाले और अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते गए तो 10 तक तो इस एंजाइम से अभिकारक जुड़ जाएंगे और वो अपनी मैक्सिमम क्रिया करेगा। लेकिन अपन 20 अभिकारक डाले तो 10 तो जुड़ जाएंगे एंजाइम से और 10 उस घोल के अंदर, उस विलियन के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक कि ये 10 एंजाइम अपने प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करवा देते। फिर 10 एंजाइम अपने प्रोडक्ट का निर्माण करवाएंगे, तभी इन क्रियाकारकों का वापस एंजाइम से जुड़ेंगे और अपनी क्रिया करेंगे। यानी कि एंजाइम की एक निश्चित मात्रा, एक क्रियाकारक की एक निश्चित मात्रा को ही प्रोडक्ट में बदल सकती है। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम 2 क्रियाकारकों से जुड़ जाएगा, एक एंजाइम केवल एक क्रियाकारक से ही जुड़ेगा। इसलिए एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित होती है, जो कि जितने एंजाइम होंगे उतनी वी मैक्सिमम होगी। तो अब पढ़ते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो अभिक्रिया की सांद्रता अपने बढ़ाई विलयन के अंदर, तो अभिक्रिया की दर पहले तो बढ़ेगी और फिर एंजाइम के संपूर्ण सक्रिय स्थल से अभिकारक जुड़ जाता है। तो जितने एंजाइम होंगे उनके सक्रियण स्थल से तो अभिकारक जुड़ जाएंगे, उस समय अभिक्रिया की दर अधिकतम हो जाती है। तो एंजाइम की जितने एंजाइम होंगे उनके सक्रियण स्थल से अभिकारक जुड़ गए। यदि उसके बाद भी सभी एंजाइम को सक्रियण स्थल बढ़ने के बाद भी अपने क्रियाकारक मिलाए तो रासायनिक अभिक्रिया एक कांस्टेंट रहती है। रासायनिक अभिक्रिया कांस्टेंट हो जाएगी, वो और स्पीड और उसकी दर नहीं बढ़ेगी, तो उसकी दर कांस्टेंट हो जाएगी यदि अभिकारक की सांद्रता और बढ़ाई तो। चलते हैं अब आगे। तो होलो एंजाइम क्या होते हैं? होलो यानी कि संपूर्ण एंजाइम, संपूर्ण यानी कि एंजाइम का शरीर, बॉडी। तो एंजाइम किस किस से मिलकर बना होता है? एंजाइम का एक प्रोटीन भाग होता है और एक गैर प्रोटीन भाग होता है। प्रोटीन भाग को कहते हैं एपो एंजाइम और गैर प्रोटीन जो कि उससे जुड़कर उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है उसे कहते हैं कोफैक्टर। तो अपन कोफैक्टर और एपो एंजाइम को देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर होते हैं गैर प्रोटीन भाग, यानी कि ये प्रोटीन से बने हुए नहीं होते। तो इनमें आते हैं 3 प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम और मेटल आयन। तो इनको याद रखना कि ये कोफैक्टर है यानी कि सहकारक है, और ये कोएंजाइम है जो कि सह एंजाइम है। कोका बायो के अंदर
अर्थ होता है सह। तो यहाँ को एंजाइम है और यहाँ कोफैक्टर है। तो प्रोस्टेटिक समूह क्या होता है? जो कि एंजाइम से मजबूती से जुड़ा रहता है, जैसे कि हिम समूह, यानी कि फेरस, लोहे को हिम बोलते हैं, तो हिम समूह एंजाइम से मजबूती से जुड़ा रहता है। और को एंजाइम एंजाइम से ढीले ढाले रूप से जुड़ा रहता है, तो कभी जुड़ जाता है कभी नहीं जुड़ता है, तो ये ढीले ढाले रूप से जुड़ा रहता है। और मेटल आयन क्या होते हैं? जो कि अकार्बनिक भाग होता है जो एंजाइम से जुड़ता है। तो अब पढ़ते हैं को एंजाइम के उदाहरण। को एंजाइम का पहला उदाहरण है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, जो कि एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन, और ये थायमीन पायरोफास्फेट का निर्माण करता है। जब बी वन विटामिन बी वन किसी थायमीन एंजाइम से जुड़ता है तो थायमीन पायरोफास्फेट का निर्माण होता है। उसी प्रकार बी2 से जुड़ेगा तो राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। उसी प्रकार बी3 मियासिन, बी3 का रासायनिक नाम है मियासिन। यदि वो एनएडी और एनएडीएच का निर्माण करता है तो एनएडी को बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और एनएडीएच का नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। तो जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को एंजाइम से जुड़ता है, को एंजाइम का निर्माण ऐसे होता है जब विटामिन बी1 ऐसे जुड़ता है एंजाइम से, तो इधर है एंजाइम और यह है को एंजाइम जो कि जुड़ते हैं इनसे। फिर आता है मेटल आयन। मेटल आयन किसी जिंक एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से जुड़ेगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से जुड़ेगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज से जुड़ेगा। तो ये एंजाइम है और ये जिंक से भी जुड़ सकता है। और ये जिंक क्या है? आयन है जो कि इनसे जुड़ सकता है। उसी प्रकार Mg+2 है जो डीएनए पॉलीमरेज, काइनिनेज, रोबिस्को से जुड़ेगा और इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। उसी प्रकार निकल और मोलिब्डेनम जो निकल यूरिएज से जुड़ेगा और मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज से जुड़ेगा। जब ये आयन इनसे जुड़ेंगे तब एंजाइम की या तो क्रिया बढ़ जाएगी या उनकी क्रिया घट जाएगी। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम को उनके कार्य के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, उनको क्लास दी गई है। तो एंजाइम की क्लास 1 के अंदर आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स क्रिया करे। EC1 एंजाइम क्लास 1 के अंदर वो एंजाइम आते हैं जो साथ साथ ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे। तो उन एंजाइमों में एग्जाम्पल है ऑक्सीडेज एंजाइम और रिडक्टेज एंजाइम, जो कि ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं। तो एंजाइम क्लास 1 के एंजाइम हो गए। एंजाइम क्लास 2 सेकंड क्लास के अंदर उसका वर्गीकरण किया गया है। उसमें रखा गया है कि ट्रांसफरेज एंजाइम आएंगे, जो कि एक समूह का, जैसे किसी भी अभिक्रिया के अंदर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे ए से जुड़ा हुआ है, तो इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बी पर। ऐसे एंजाइम जो कि अभिकारक के ग्रुप को, अभिकारक के किसी रासायनिक समूह को दूसरे अभिकारक से जोड़ दे, उसे ट्रांसफरेज एंजाइम कहेंगे। तो उसमें एग्जाम्पल आता है काइनेजेज, जो कि फास्फेट समूह का स्थानांतरण कर देता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का स्थानांतरण नहीं होता है। हाइड्रोजन का स्थानांतरण करने वाले हाइड्रोलेजेज कहलाते हैं। हाइड्रोजन का स्थानांतरण हुआ है तो वो ट्रांसफरेज नहीं कहलाएंगे। फिर आता है तीसरी क्लास, उसमें आते हैं हाइड्रोलेजेज एंजाइम। ये जल के अणुओं का उपयोग करके रासायनिक बंध को तोड़ देते हैं। तो इसमें जल के अणुओं का उपयोग होता है हाइड्रोलेजेज के अंदर, फिर इसके रासायनिक बंध को तोड़ देते हैं। लेकिन ट्रांसफरेज के अंदर हाइड्रोजन का यूज नहीं होता, बिना H2O का यूज किए इस रासायनिक समूह के बंध को तोड़ देगा और फिर दूसरे अभिकारक के बंध बना देगा। लेकिन यहाँ पर H2O का यूज करके रासायनिक बंध को तोड़ देता है। जैसे पाचन के लगभग सभी एंजाइम, जिसमें टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेज, न्यूक्लियेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन आते हैं, जो कि जो भी अपन खाते हैं उनको प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के बंधों को तोड़ते हैं
H2O के अणुओं का यूज करके, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइजेज। फिर एंजाइम की फोर्थ क्लास के अंतर आते हैं लाइसेजेज, जो कि लाइसेजेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो जल के अणुओं का उपयोग करके, बिना जल के अणुओं का उपयोग करके, यानी कि हाइड्रोलाइजेज तो जल के अणुओं का उपयोग कर रहे थे, लेकिन ये बिना जल के अणुओं का उपयोग करके रासायनिक संबंध को तोड़ देते हैं और द्विबंध का निर्माण कर देते हैं, उसे लाइसेजेज कहते हैं। फिर फिफ्थ क्लास आती है आइसोमरेज, ऐसे एंजाइम जो समावयव के अंतः परिवर्तन का कार्य करते हैं, उसे आइसोमरेजेज एंजाइम कहते हैं। फिर आती है छठी क्लास, उसके अंदर आते हैं लाइगेजेज, जो कि रासायनिक बंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसमें आते हैं डीएनए लाइगेज, जो कि फास्फोडाइएस्टर बंध को जोड़ते हैं। तो अपने को एंजाइम की क्लासिफिकेशन की ये क्लास याद रखनी है, तथा कौन सी क्लास में कौन से एंजाइम आएंगे वो भी याद रखने हैं, कौन से प्रकार का एंजाइम आएगा। फिर आता है संदमक, जो कि एंजाइम की क्रिया को कैसे प्रभावित करता है, अपन इसको देखेंगे। तो संदमक के प्रकार, तो पहले आता है प्रतिस्पर्धा संदमक, जो कि सबस्ट्रेट और यह सबस्ट्रेट और इनहिबिशन यानी कि संदमक है। संदमक क्या करेगा, इसके अंदर सबस्ट्रेट का रूप ले लेगा और सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम के सक्रियण स्थल पर खुद बंध जाएगा, खुद का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जैसे EI कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जो इससे जुड़ने के बाद प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा और ये हमेशा इससे जुड़ा रहेगा, जिससे कि अपने को प्रोडक्ट कम मिलेंगे, क्योंकि जो सबस्ट्रेट जुड़ेंगे वही प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे और इनहिबिशन एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करता है, इसे प्रतिस्पर्धा संदमक कहते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं, जब अभिकारक तथा संदमक की संरचना समान हो, इनकी संरचना समान हो तो एंजाइम के साथ संदमक जुड़ जाता है, इस कारण एंजाइम क्रिया नहीं कर पाता। अब क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का निर्माण बढ़ाने के लिए तो अपन सॉल्यूशन के अंदर सबस्ट्रेट यानी कि अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देंगे, जिससे संदमक की क्रिया, संदमक कम हो जाएंगे, इनहिबिटर कम हो जाएंगे और अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिससे यह संभावना बढ़ जाएगी कि एंजाइम से सबस्ट्रेट ही जुड़े और प्रोडक्ट का निर्माण करे। फिर इसके एग्जाम्पल आते हैं मेलोनेट, जो कि सक्सिनाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की क्रिया को संदमित कर देता है। यदि सक्सिनाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ कार्य करता है, जिस सॉल्यूशन में कार्य कर रहा है, उसमें मेलोनेट डाल दिया जाए तो सक्सिनाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की क्रिया को संदमित कर देगा। ये इस एंजाइम से जुड़कर इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, इसको कार्य नहीं करने देगा। और उसी प्रकार आता है सल्फा ड्रग्स, ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में फोलिक अम्ल की क्रिया को रोक देता है, जिससे कि उनका संक्रमण कम हो जाता है। फिर दूसरा संदमक का प्रकार होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी कि बिना प्रतिस्पर्धा किए ये एंजाइम की क्रिया को रोक देते हैं। जैसे इस चित्र के अंदर दे रखा है कि यह सबस्ट्रेट है, जिससे कि प्रोडक्ट का निर्माण होगा एंजाइम से जुड़ने के बाद, लेकिन ये इनहिबिटर है जो एंजाइम के एक विशिष्ट स्तर, जिसे एलोस्टिक स्थल कहते हैं, जो एंजाइम में सक्रियण स्थल के अलावा दूसरे स्थल होते हैं उसके वहाँ जुड़ जाता है और एंजाइम की क्रिया को संदमित कर देता है। जब इनहिबिटर इन स्थानों पर जुड़ेगा तब भी एंजाइम अपनी क्रिया को खो देता है। तो इसको पढ़ते हैं कि इसमें संदमक एंजाइम की सक्रियण स्थल पर न जुड़कर अन्य स्थल, जिसे एलोस्टिक स्थल कहते हैं, उस पर जुड़ता है। इसका एग्जाम्पल है साइनाइड, जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीजन की क्रिया को संदमित करता है। फिर चलते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसके अंदर भी ये अनकॉम्पिटिटिव, तो इसमें संदमक ES कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है। और फिर ESI एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और एलोस्टिक एंजाइम या एलोस्टिक स्थल किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे अपन। तो सबसे बाहर जहाँ सबस्ट्रेट जुड़ेगा उसे तो सक्रियण स्थल बोलते हैं, और जहाँ एंजाइम के अंदर ऐसे भाग जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट नहीं जुड़ता वो उसकी क्रिया में मदद करते हैं, उसे कहते हैं एलोस्टिक स्थल। जिसके अंदर ऐसे इनहिबिटर जुड़ जाते हैं जो कि वहाँ फिट हो सकते हैं, उसे एलोस्टिक स्थल कहते हैं। जो सक्रियण स्थल के अलावा अन्य स्थल को एलोस्टेरिक पाए जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज के अंदर
ऐसे सक्रियण स्थल के अलावा एलोस्टिक स्थल भी पाए जाते हैं। फिर आते हैं एंजाइम। एंजाइम किसे बोलते हैं? जब कोई एंटीबॉडी एंजाइम के रूप में कार्य करे तो उसे एंजाइम कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंजाइम के रूप में कार्य करेगा तो उसे एंजाइम कहेंगे। फिर आता है जाइमोजन। जाइमोजन उसे कहेंगे प्रोटीन पाचक एंजाइम का निष्क्रिय रूप जाइमोजन कहलाता है। तो अपन पढ़ते हैं कि अपने शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम निष्क्रिय रूप में भी कार्य करते हैं, इनएक्टिव रूप में होते हैं, जो कि ज़्यादातर पाचक एंजाइम होते हैं। तो उसमें आता है पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं लेकिन निष्क्रिय रूप में पड़े होते हैं, तब इनको जाइमोजन कहते हैं। तो जिस भी एंजाइम के पीछे नोजन हो तो वो निष्क्रिय रूप में कहलाता है, निष्क्रिय रूप में होता है। फिर चलते हैं एंजाइम मॉडल। तो एंजाइम किस रूप में कार्य करते हैं? तो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल पर कार्य करते हैं और इंड्यूस्ड फिट मॉडल पर, प्रेरित सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो अब अपन इन सिद्धांत को पढ़ेंगे कि एंजाइम कैसे कार्य करते हैं। तो ताला चाबी सिद्धांत, एमिस पीसर नामक वैज्ञानिक ने यह मॉडल दिया था, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि सबस्ट्रेट जैसा होगा उसी प्रकार का एंजाइम अपने स्थल को बना लेगा, जिससे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सके और प्रोडक्ट का निर्माण हो सके। तो ये डबल बार स्लाइड आ गई, नहीं इसके अंदर नीचे भी दे रखा है। वही अभिकारक एंजाइम से जुड़ पाता है जिसका आकार एंजाइम के सक्रियण स्थल के समान हो। जैसे कि यह कहता है कि एक ताले के एक ही चाबी लगती है, उसी प्रकार एक एंजाइम के अंदर वही सबस्ट्रेट जुड़ता है जो कि उसके लिए बना हो, इसलिए इसे को ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। तो ये कहता है कि अभिकारक एंजाइम से जुड़ पाता है जिसका आकार एंजाइम के सक्रियण स्थल के समान हो। यदि एंजाइम के सक्रियण स्थल के समान सबस्ट्रेट नहीं होगा तो वो उससे नहीं जुड़ेगा। जैसे किसी एक ताले में दूसरे ताले की चाबी नहीं लगती, उसी प्रकार किसी दूसरे एंजाइम के सक्रियण स्थल की बने हुए सबस्ट्रेट को किसी फर्स्ट वाले एंजाइम में सेट नहीं किया जा सकता। फिर आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, प्रेरित सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को दिया था कौशल-लैंड ने। तो इसमें कहा गया था कि एंजाइम का सक्रियण स्थल अभिकारक के आकार में परिवर्तित हो जाता है। तो इस मॉडल ने कहा था, कौशल-लैंड ने कहा था कि एंजाइम का सक्रियण स्थल अपने सबस्ट्रेट के जैसे रूप में बदल जाता है। यदि सबस्ट्रेट चौकोर होगा तो ये चौकोर रूप में बदल जाएगा, और सबस्ट्रेट ऐसा होगा तो इसके रूप में बदल जाएगा और प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो अपना एंजाइम टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट पर, कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बो प्लस हाइड्रेट से मिलकर बना है। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट यानी कि H2O। जो यौगिक कार्बन तथा हाइड्रेट से मिलकर बने हो, कार्बन तथा H2O से मिलकर बने हो, उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता था। यह इसकी पुरानी परिभाषा है जो NCERT के अंदर दे रखा है, और इसका सूत्र होता था CxH2O5, जो कि अभी बदल चुकी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट काम नहीं करते। उसी प्रकार अपन फिर देखते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर कार्बन भी है और इसके अंदर OH और H यानी कि H2O का भाग भी आ रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। उसी प्रकार फ्रुक्टोज, ग्लूकोज के अंदर क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन समूह होता है। तो फ्रुक्टोज को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं और ग्लूकोज को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऑफ कोशिका यानी कि सेल के अंदर 3% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और इसका कार्य होता है कि यह शरीर में तत्काल ऊर्जा को देने का कार्य करता है। जैसे अपने धावक जब दौड़ लगाते हैं, 400-500 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, तो उनको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज की बोतलें दी जाती है। जो अपन देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारी ग्लूकोज की बोतलें लेकर खड़े रहते हैं, जिसको अपन पानी समझते हैं कि पानी दे रहे हैं, लेकिन उनमें ग्लूकोज मिला होता है। फिर आता है ग्लूकोज के कार्य में ही कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नामक तत्व पाए जाते हैं, और इनका अनुपात 1:2:1 में होता है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट शरीर को तत्काल ऊर्जा देने का कार्य करता है।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होने पर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट सेवन में प्रयुक्त होता है, यानी कि श्वसन में प्रयुक्त होता है, रेस्पायरेशन में प्रयुक्त होता है, इसलिए इन्हें श्वसन क्रियाकारक रेस्पायरेशन सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो ये इसलिए जब अपने माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट का यूज करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे श्वसन क्रियाधार कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, शर्करा एंड अशर्करा, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर के अंदर आते हैं कि ये स्वाद में मीठी होती है और रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टेज, सुक्रोज। और उसी प्रकार नॉन शुगर में आते हैं जो कि मीठे तो होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, जो कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दिए जाते हैं, सेकेरिन, एस्पार्टेट और मेलानिन। जब डायबिटीज़ वाले मरीज होते हैं तो उनको सीधा शुगर नहीं देते जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें सिंथेटिक शुगर देते हैं जो स्वाद में मीठे तो होते हैं लेकिन रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। फिर आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। जब अपने शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन किसी कारण कमी हो जाती है या काम करना बंद कर देता है, तो इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को नॉन शुगर का सेवन करने के लिए कहा जाता है। जब चाय पीते हैं तो वो ऐसी पैकेज के अंदर, थैलियों के अंदर शुगर की ऐसे क्यूब आते हैं जो कि चाय के अंदर डबोते हैं, और उसमें जब चाय तो मीठी हो जाती है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, उनमें असली शुगर नहीं होती। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन हार्ड। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण एकल इकाई तथा जल अपघटन के आधार पर। तो 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है इनको, कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी इकाई 1 होती है, ये एक इकाई से मिलकर बने होते हैं, मोनोसेकेराइड। फिर आते हैं ओलिगोसेकेराइड जो कि जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, ये इनकी इकाई होती है 2, मोनोमर। उसी प्रकार पॉलीसेकेराइड जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते, इनमें आते हैं मोर देन 10, इनकी इकाई मोर देन 10 होती है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड को। तो मोनोसेकेराइड होते हैं, इसमें केवल 1 लक इकाई पाई जाती है, इनका जल अपघटन नहीं होता है, इसमें 3 से 7 कार्बन पाए जाते हैं। जनरली फॉर्मूला इसका होता है CnH2nOn। तो इसके अंदर जब 3 कार्बन होंगे तो उसको बोलते हैं ट्रायोज। इसके अंदर आते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और 4 कार्बन होंगे तो इसको बोलेंगे टेट्रोजेज, और उसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। जब 5 कार्बन होंगे तो इसका एग्जाम्पल है राइबोज, और उसको बोलेंगे पेंटोज। और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज DNA के अंदर और राइबोज RNA के अंदर पाई जाती है। फिर 6 कार्बन होंगे तो उसको बोलते हैं हेक्सोज, जिसके अंदर आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज और गैलेक्टोज। फिर आता है 7 कार्बन होंगे तो हेप्टोज बोलते हैं, स्यूडो हेप्टोज इसका एग्जाम्पल है। जब राइबोज शुगर 5 कार्बन की शर्करा हो, राइबोज शुगर में 5 कार्बन की शर्करा होती है और ये RNA और अफाइन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में सहायता करता है। उसी प्रकार डीऑक्सीराइबोज शुगर ये DNA के निर्माण में सहायक है। फिर आता है ग्लूकोज। अपन ग्लूकोज को पढ़ते हैं, ये संयुक्त या मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है, इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है क्योंकि अपने शरीर के अंदर अपने रक्त में ग्लूकोज कोशिकाओं को एनर्जी देने के लिए घूमती रहती है और यह रक्त के माध्यम से ही संचरण करती है, इसलिए इसको ब्लड शुगर कहते हैं। और इसे ग्राफ शुगर भी कहते हैं। ये शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, और इसलिए इसे सार्वभौमिक शर्करा भी कहते हैं। श्वसन के दौरान इस शर्करा का अपघटन होता है, यानी कि इसका टूटते हैं, इस शर्करा को तोड़ा जाता है और ATP का निर्माण होता है, इसलिए इसे श्वसनीय शर्करा भी कहा जाता है।
ये एल्डो हेक्सोस शर्करा है। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन वाली शर्करा है। ये लगभग सभी पादपों में, सभी पदार्थों में पाई जाती है और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अपन ने ग्लूकोज को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज को। तो गैलेक्टोज क्या होता है? यह हमेशा संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसकी मस्तिष्क में सर्वाधिक सांद्रता होती है, इसलिए इसे ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। तो इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे नाम लिख कर दे देगा, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि गैलेक्टोज को किस नाम से जाना जाता है, या फिर गैलेक्टोज का दूसरा नाम क्या है। और सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हो गया गैलेक्टोज। और इसका स्रोत है दूध, पनीर, मक्खन, दही। ये भी एल्डो हेक्सोस शर्करा है। इसके अंदर भी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और फिर फ्रुक्टोज शर्करा आती है। इसे बोलते हैं सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, जिसके अंदर आता है हनी शुगर, फ्रूट शुगर। जो भी अपने को मधुमक्खियों की छत्ते से हनी मिलता है, उसमें अंदर शुगर होती है, वो फ्रुक्टोज होती है। और जो भी फलों के अंदर शुगर पाई जाती है, वो भी फ्रुक्टोज होती है। तो ये शहद और फलों के रस में पाई जाती है। इसको बोलते हैं कीटो हेक्सोस, क्योंकि इसमें कीटोन समूह होता है। फिर आता है एनोमर। एनोमर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को आपस में क्या कहा जाता है, क्योंकि इनको एनोमर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस ग्लूकोज के C1 कार्बन पर एल्डिहाइड समूह लगा होता है और फ्रुक्टोज के C2 कार्बन पर कीटोन समूह लगा होता है। तो एनोमर किसे कहते हैं? जब क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को एनोमर कहते हैं। क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को। तो इसके ग्लूकोज के C1 कार्बन पर एल्डिहाइड समूह लगा होता है, इसलिए इसको एनोमर कार्बन कहेंगे। और फ्रुक्टोज के C2 कार्बन पर कीटोन समूह लगा होता है, इसलिए इसे एनोमर कार्बन कहते हैं। फिर आता है प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट। डी अवस्था में पाया जाता है, जबकि प्राकृतिक अमीनो अम्ल अल अवस्था में पाया जाता है, ग्लाइसिन को छोड़कर। तो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि डी और अल रूप में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, ऐसे पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से तो डी अवस्था ही पाई जाती है। अल अवस्था अपन सिंथेसाइज करते हैं। उसी प्रकार अमीनो अम्ल में अल अवस्था प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, डी अवस्था अपन बनाते हैं। लेकिन ग्लाइसिन प्राकृतिक रूप से अल अवस्था में नहीं पाया जाता, वो डी अवस्था में भी पाया जाता है। तो ये अपने को याद रखना है कि प्राकृतिक अवस्था में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि वो डी अवस्था में पाए जाते हैं। जीवित तंत्र में 4 कार्बन से अधिक कार्बोहाइड्रेट वलय संरचना में पाया जाता है। तो अपन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वलय श्रृंखला यानी कि रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि 4 कार्बन से ज़्यादा के होने पर अपने आप रिंग बना लेते हैं। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और ये बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर फर्स्ट कार्बन पर H OH का और इसके अंदर OH और H लगे होते हैं। तो इनकी व्यवस्था के आधार पर इनको अल्फा और बीटा के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। तो एनोमर कार्बन में हाइड्रोजन ऊपर तथा OH नीचे हो तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। और एनोमर कार्बन यानी कि C1 कार्बन पर जब OH ऊपर हो और H नीचे हो तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। फिर आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड यानी कि मोनोसेकेराइड के आगे वाला कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड, जिसके अंदर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़कर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करती है। जैसे ग्लूकोज के 2 से लेकर 10 तक के अणु आपस में जुड़कर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करती है। तो इसी के अंदर डाइसेकेराइड भी आता है, जब इसकी इकाई होती है 2 मोनोसेकेराइड। जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। फिर आता है कि ये जल में घुलनशील होता है और स्वाद में मीठे होते हैं। इसके एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो अब पढ़ते हैं अपन सुक्रोज को। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी भोज्य पदार्थों में पाई जाती है सुक्रोज। और इसको कैन शुगर भी कहते हैं गन्ने में मिलने के कारण। और इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, प्रतिपन्न शर्करा। यह नॉन प्रोड्यूसिंग शुगर है।
जिसके कारण इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो ये नॉन प्रोड्यूसिंग शुगर है। तो सुक्रोज को सीधे प्रोड्यूस यानी कि सीधे नहीं बनाया जा सकता। पादप द्वारा, प्लांट द्वारा पहले ग्लूकोज का निर्माण होता है, फिर सुक्रोज का निर्माण होता है। तो इसके बीच में पहले ग्लूकोज आता है, तभी सुक्रोज का निर्माण होता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। नॉन प्रोड्यूसिंग शुगर है ये। फिर आगे चलते हैं। इसका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये 2 इकाइयों से मिलकर बनी होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो डाइसेकेराइड, जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध से, तब डाइसेकेराइड बनता है। तो ग्लाइकोसिडिक बंध कब बनता है? जब इनमें से H2O की हानि होती है, यानी कि H2O बाहर निकलता है। तो सुक्रोज का निर्माण कैसे होगा? जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर से H2O की हानि होगी, यानी कि H2O हानि बाहर निकलेगा, तब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जुड़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुक्रोज के अंदर कौन कौन से इकाइयाँ पाई जाती है। तो अपने को याद रखना है कि इसके अंदर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज पाया जाता है। तब ग्लूकोज के C1 तथा C2, ग्लूकोज के तो C1 कार्बन से और बीटा फ्रुक्टोज के C2 कार्बन से H2O की हानि होगी, और अल्फा 1 बीटा 2 इसके अल्फा कार्बन C1 कार्बन से यानी कि अल्फा 1, और इसका बीटा फ्रुक्टोज और C2 कार्बन यानी कि बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, जिससे कि इसका फॉर्मूला बाहर निकलता है C12H22O11, जिसको अपन सुक्रोज बोलते हैं। फिर इसके अंदर फॉर्मूला होता है CnH2n - 2ON-1, तो इसका फॉर्मूला याद रखना। फिर आता है माल्टोज, इसको कहते हैं माल्ट शुगर। इस शर्करा में एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्कोहल का निर्माण किससे होता है? माल्टोज से। एल्कोहल के निर्माण में जाइमेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोज की 2 एकल इकाइयों का निर्माण होता है। तो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से, दोनों ही ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन मिलकर माल्टोज का निर्माण करता है, जिसका फॉर्मूला भी C12H22O11 होता है। और इसके बंध को कहते हैं अल्फा 1,1,4, क्योंकि अल्फा दोनों ग्लूकोज अल्फा ही है, इसलिए एक अल्फा ही लिखेंगे, और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है। तो ये अपने को याद रखना है कि माल्टोज के अंदर कौन से बंध का निर्माण होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण क्या नाम क्या है, और सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण क्या है। फिर आता है लेक्टोज। लेक्टोज यह दूध में पाई जाती है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसके जल अपघटन करने पर गैलेक्टोज ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है। तो 2 मोनोसेकेराइड का निर्माण इकाई होती है इसके अंदर, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज होता है बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। बीटा ग्लूकोज के अंदर C4 कार्बन और बीटा गैलेक्टोज का C1 कार्बन लिया जाता है, फिर लैक्टोज का निर्माण होता है। तो सुक्रोज के अंदर अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, और माल्टोज के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, और लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है। तो ये बंधों का निर्माण बंधों का प्रकार अपने को याद रखना है। फिर आती है अपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें स्वतंत्र मोनोएनोमर कार्बन हो, जैसे ग्लूकोज के अंदर C1 और कीटोन के अंदर C2 कार्बन पर एनोमर होते हैं, जो Cu+2 और Cu+1 कॉपर+2 और कॉपर+1 में अपचयित कर देता है। जैसे बेनेडिक्ट विलियन और फेलिंग विलियन का धनात्मक परीक्षण दे, जिसे अपचायक शर्करा कहते हैं। ऑल आर मोनोसेकेराइड, सभी प्रकार की मोनोसेकेराइड अपचायक शर्करा होती है, लेकिन अपवाद है सुक्रोज। डाइसेकेराइड के अंदर अपवाद है सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती, तो ये अपने को याद रखना है। और अनौपचारिक शर्करा, जो कि स्वतंत्र एनोमर कार्बन नहीं रखती, और कॉपर+2 और कॉपर+1 में अपचयित नहीं होती है। बेनेडिक्ट विलियन और फेलिंग विलियन का धनात्मक परीक्षण नहीं देती हो, और इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड। तो ये अपने को याद रखना है, इनके एग्जाम्पल वगैरह।
फिर आता है पॉलीसेकेराइड। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। 2 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाई से निर्मित होते हैं। जल में कम घुलनशील होते हैं, यानी कि अघुलनशील होते हैं। मीठे नहीं होते, नॉन शुगर में आते हैं। तो पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो यानी कि समान एकलक इकाइयों से निर्मित होते हैं। हेटेरो यानी कि विषम यानी कि अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इनोलिन। उसी प्रकार हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लूकोपॉलीसेकेराइड, अगार अगार और हिपेरिन। तो अब चलते हैं आगे, स्टार्च को पढ़ते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड के पहला एग्जाम्पल है स्टार्च, जो कि संबोधक है अल्फा ग्लूकोज का। यह पादपों में संचित पदार्थ है। तो स्टार्च पादपों का संचित पदार्थ कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों का संचित पदार्थ क्या है, तो उसका एग्जाम्पल, इसका आंसर होगा स्टार्च, मंड। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। जब अल्फा ग्लूकोज बनते हैं, उनमें से H2O बाहर निकलता है, तब इनके बीच में ग्लाइकोसिड बंध का निर्माण होता है। ऐसे लंबी श्रृंखला चलती जाती है। फिर आता है ग्लाइकोजन। यह जंतुओं का संचित भोजन पदार्थ है। तो अपने को याद रखना है कि पादपों का संचित भोजन पदार्थ क्या है और जंतुओं का संचित भोजन पदार्थ क्या है। फिर कंकाल पेशियों में और यकृत में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। यह भी एक संबोधक है अल्फा ग्लूकोज का। फिर आता है सेलुलोज। जैवमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज। पादपों की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है और ये बीटा ग्लूकोज का संबोधक है। पेपर जैसे कॉटन में 95% सेलुलोज होता है। उसी प्रकार काइटिन जैवमंडल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। कवक की कोशिका भित्ति और आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। तो अपने को ये याद रखना है कि कवक यानी कि फंजाई की कोशिका भित्ति तथा आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किससे बना होता है, तो बना होता है काइटिन से। फिर आता है इनोलिन। इनोलिन वह संबोधक है फ्रुक्टोज का। इसे डहेलिया पादपों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है और ये किडनी के अध्ययन में और उपचार में सहायक है। जब अपन इनोलिन को लेते हैं तो इसका अपने शरीर में पाचन नहीं होता और ये अपने मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। यदि ये जितनी मात्रा में अपन ने लिया और उतनी ही मात्रा में बाहर निकल गया इनोलिन, तो अपनी किडनी सही कार्य कर रही है। यदि थोड़ा भी शरीर के अंदर रह गया तो अपनी किडनी थोड़ी डैमेज है। इससे अपने को उपचार में सहायता मिलती है। फिर आता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल। इसके अंदर आते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी रहती है, जो कि एमिनो एसिड प्लस शुगर भी किसी अनएसिड म्यूमेरिक या अनएसिड ग्लूटामिक लाइसोजाइम एंजाइम पेप्टिडोग्लाइकेन को घोल देता है। तो ये अपने को याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन को कौन घोल सकता है, तो वह लाइसोजाइम एंजाइम, जिससे जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। और अपने मुंह के अंदर लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे कि मुंह में बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं हो। फिर आता है अगार अगार। अगार अगार ग्लूकोज प्लस सल्फर से मिलकर बना होता है। उस अगार अगार लाल शैवाल जैसे जिलेडियम से प्राप्त होता है और इसका यूज होता है सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम को ठोस बनाना और आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने में भी अगार अगार का यूज होता है। फिर आता है हिपेरिन। हिपेरिन भी हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। हिपेरिन अपनी धमनियों में रक्त के अंदर पाई जाती है, जो कि एंटीबॉडी क्लोटिंग फैक्टर है और अपने रक्त को धमनियों में जमने से रोकती है। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड अपने पढ़ लिया और इस प्रकार अपना कार्बोहाइड्रेट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं वसा, फैट या फिर लिपिड पर, जो कि वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, इसको एस्टर वसा कहलाती है। वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बनती है। वसा 2 प्रकार से बनती है, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल। वसीय अम्ल को कहते हैं फैटी एसिड, जिसके अंदर RCOOH और ग्लिसरॉल में CH2 OH ऐसी संरचना पाई जाती है। वसा एक बहुलक बनाती है। तो वसा को अपने न्यूक्लिक एसिड शुरुआत में पढ़ा था कि जैव अणु के माइक्रोमोलिक्यूल्स में वसा आती है, फैट आती है, लेकिन ये अम्ल में अघुलनशील होती है, छनित्र के ऊपर ही रह जाती है, क्योंकि ये बहुलक बनाती है
बहुत सारी वसा आपस में जुड़ जाती है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस पामेटिक अमल के रासायनिक सूत्र को अपने को याद रखना है, और ये याद रखना है कि RCOOH यानी कि 14 कार्बन, तो CH2 एक, ये CH3 वाला 15 और 16 कार्बन, पामेटिक अमल के अंदर 16 कार्बन पाए जाते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पामेटिक अमल में कितने कार्बन की वसा है, तो 16 कार्बन की। और यदि COOH कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को हटा दिया जाए तो इस ये कितने कार्बन की हो जाएगी, 15 कार्बन। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, तब ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल आपस में जुड़ता है और H2O का निष्कासन होता है, तो ट्राइग्लिसराइड वसा का निर्माण होता है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि ग्लिसरॉल की क्रिया वसीय अम्ल से कराने पर वसा प्राप्त होती है। जो वसा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है उसे घी कहा जाता है। तो अपने घरों के अंदर घी बनता है, घी होता है जो कि गर्मी में भी ठोस अवस्था में रहता है, क्योंकि वो ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल से मिलकर बना होता है। वसा के निर्माण की प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, ऑक्सीजन से बनती है, अर्थात इसके रासायनिक सूत्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। जो वसा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे तेल कहा जाता है। तो अपने को ये याद रखना है कि कौन सी वसा जो कमरे के ताप पर अर्थात गर्मी के अंदर भी ठोस अवस्था में पाई जाती है तो वो घी है, और जो सर्दी के अंदर भी तरल अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर उसे तेल कहते हैं। तो वसा 3 प्रकार की होती है, सिंपल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सरल वसा किसे कहते हैं, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, घी और तेल को, जो कि अपने को साधारण ही सामान्य ही बना सकते हैं। उसी प्रकार संयुक्त वसा, जब ग्लिसरॉल के 3 अणुओं को जोड़ा जाता है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल को आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, तब ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड का निर्माण होता है। इसके अंदर संयुक्त वसा पाई जाती है। संयुक्त वसा का मतलब है कि लिपिड जब किसी अन्य चीज़ से जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट से जुड़ जाए तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और फॉस्फेट समूह से जुड़ जाए तो फॉस्फोलिपिड कहेंगे, और इसे संयुक्त वसा कहते हैं। जब लिपिड किसी अन्य कार्बनिक पदार्थ से जुड़े। फिर आता है व्युत्पन्न वसा, जैसे स्टेरॉइड, जो कि अपन संश्लेषित करते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल लिपिड के अंदर ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल भी एक सिंपल लिपिड है। तो आपने को याद रखना है कि ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल को जोड़ने पर वसा नहीं बनती, वसा तो बनती है लेकिन सबसे सिंपल वसा ही ग्लिसरॉल है। साबुनीकरण प्रक्रिया में ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो अपन साबुन बनाते हैं, उस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल का उपयोग, ग्लिसरॉल साबुन के साथ प्राप्त होता है। तो अपने को याद रखना है कि जब भी अपन फैक्ट्री में साबुन बनाते हैं तब साबुन के साथ जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे ग्लिसरॉल कहते हैं, जो कि एक सिंपल वसा है। और इसका निर्माण वसा संश्लेषण फेट निर्माण में किया जाता है। साबुन को पारदर्शक यानी कि आर पार देखने में के लिए बनाया जाता है। कृत्रिम आंसुओं के निर्माण में भी ग्लिसरॉल का उपयोग होता है, और ये एक एल्कोहल है। इसका IUPAC नाम प्रोप 1, 2, 3 ट्राइओल है। तो इसके IUPAC के नाम को लिखते हैं अपन 1, 2 और 3। तो 1 पर OH, 2 पर OH और 3 पर OH। तो 1, 2, 3 ट्राइओल, 3 बार OH है। तो उसी प्रकार वसीय अम्ल, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उसे संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। ये कमरे की ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका निर्माण शरीर में ही हो जाता है, इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें अनावश्यक वसीय अम्ल कहते हैं। यदि इनको अत्यधिक सेवन किया जाए तो यह रक्तवाहिनियों के अंदर जम जाएगी और हृदय संबंधी रोग का उत्पन्न कर देगी। रक्त में घुलता नहीं है, और संतृप्त वसीय अम्ल रक्त में घुलता ही नहीं है, इसलिए इसे लो डेंसिटी फैट कहा जाता है। जंतु वसा में संतृप्त वसीय अम्ल होता है,
जैसे जंतुओं के मांस में और उसका घी में। तो अपने को याद रखना है कि संतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड जंतुओं के मांस में और घी में मिलता है और ये अनावश्यक होता है अपने शरीर के लिए। ये अपने शरीर में स्वयं ही बन जाता है। यदि अपन इसको बाहर से अत्यधिक मात्रा में ले लें तो रक्त वाहिनी में जम जाएगा और हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करेगा, जिससे हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। इसलिए इसे लो डेंसिटी फैट कहते हैं, जो कि रक्त में घुलता ही नहीं है। फिर आता है अपवाद। मछली के तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल तथा विटामिन डी होता है। तो जो भी मछली का तेल यूज में लेता है उसे संतृप्त वसा नहीं मिलती, उसे असंतृप्त वसा मिलता है और विटामिन डी मिलता है, जो कि सही है, जो रक्त में घुल जाता है और बाहर निकल जाता है। संतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड शरीर में घुलता नहीं है और बाहर भी नहीं निकलता, जिस कारण ये रक्त वाहिनी में जम जाता है और अपने हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतृप्त वसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे बैड फैट यानी कि बुरी वसा भी कहते हैं। फिर आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल में डबल बॉन्ड या त्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता, इसे बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए इसे आवश्यक वसीय अम्ल कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, अतः सेवन से हृदय संबंधी रोग उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इसे गुड फैट कहते हैं। और ये रक्त में घुल जाता है, इसलिए इसे हाई डेंसिटी फैट भी कहते हैं। तो ये पाया जाता है सूर्यमुखी के तेल में, सोयाबीन के तेल वगैरह में। तो अपने को सूर्यमुखी का तेल और सोयाबीन का तेल यूज में लेना चाहिए। अब देखते हैं वनस्पति घी। तो वनस्पति घी को कैसे बनाया जाता है? वनस्पति तेल लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है और उसके अंदर निकल और पीडी का यूज किया जाता है उसकी अभिक्रिया करवाने के लिए। तो वनस्पति तेल तो होता है असंतृप्त वसीय अम्ल, और जब वनस्पति घी मिलकर तैयार होता है तो वो हो जाता है संतृप्त वसीय अम्ल यानी कि टॉस। तो अपने को ये याद रखना है कि वनस्पति घी कैसा होता है और वनस्पति तेल कैसा होता है। तो वनस्पति तेल में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और वनस्पति घी में सिंगल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए वो संतृप्त वसीय अम्ल कहलाता है। तो वनस्पति घी अपने लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वनस्पति तेल सही है। फिर आता है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट भी एक असंतृप्त वसीय अम्ल है जो स्वाद को बढ़ाते हैं। उसे हाई डेंसिटी फैट कहते हैं। ये शरीर में हाई डेंसिटी फैट को लो डेंसिटी फैट में रूपांतरित करता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अपने को ये याद रखना है कि ट्रांसफैट खुद तो असंतृप्त वसीय अम्ल है और स्वाद को बढ़ाएगा, लेकिन अपने शरीर में जो भी हाई डेंसिटी फैट होगी उसे लो डेंसिटी फैट में रूपांतरित कर देता है, जिससे कि ये हानिकारक है। और ट्रांसफैट हमें कहाँ में लगता है? जो गली नुक्कड़ चौराहों पर जो भी पानी पतासी कचौरी वगैरह जिस भी तेल में निकलता है, यदि तेल को बार बार गर्म किया जाए तो वो ट्रांसफैट के अंदर चेंज हो जाता है और वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर आता है ओमेगा 3। ये भी एक असंतृप्त वसीय अम्ल है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सोयाबीन का तेल और मछली के तेल में पाया जाता है। अलसी में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो मछली के तेल में विटामिन डी भी होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल भी है और ओमेगा 3 भी होता है। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक वसा का व्युत्पन्न है, जो कि वसीय अम्ल के अतिरिक्त अन्य क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन के संश्लेषण में सहायक है। धूप में त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल कैल्सिफेरॉल में बदलता है, जिसे अपन विटामिन डी बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल भी होता है और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो कि रक्त में घुल जाता है उसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो कि रक्त में नहीं घुलता इसलिए बुरा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल रक्त की वाहिनी में जमता नहीं है और रक्त में घुल जाता है, लेकिन लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उच्च रक्त स्तर से हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, रक्त में घुलता नहीं है। फिर आता है विकृत गंधिता और वसा के कार्य। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? यदि वसा को लंबे समय तक प्रकाश या फिर वायु के संपर्क में रखा जाए तो वो गंध और स्वाद बदल देता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने के लिए चिप्स के पैकेटों और कुरकुरों के पैकेटों को नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। फिर आता है वसा के कार्य।
वसा ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। लेकिन यह भी अपने को याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने शरीर में ग्लूकोज होता है जो सबसे पहले कार्य में आता है, जो सबसे पहले काम में आता है। फिर ग्लाइकोजन होता है, सबसे पहले ग्लूकोज, फिर ग्लाइकोजन होता है, फिर प्रोटीन होता है, और फिर फैट टूटता पहले फैट टूटना स्टार्ट होता है, फिर प्रोटीन टूटना स्टार्ट होता है। प्रोटीन टूटता है, इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा कुपोषण की ज़िंदगी जी रहे हो। और फैट टूटता है तो अपन जब भी मोटे व्यक्ति होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, जिससे कि उनका ग्लूकोज ग्लाइकोजन काम में आकर उनका फैट टूटना शुरू करे और फैट ख़त्म हो, जिससे कि पेट से अपने को एनर्जी मिले एक्सरसाइज करते टाइम और फैट कम हो जाएगा। तो 1 ग्राम वसा के अंदर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी ऊर्जा से भी ज़्यादा प्राप्त होती है। यानी कि अपने को कार्बोहाइड्रेट से तो केवल 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त हो रही थी, लेकिन वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में दुगनी हो गई। लेकिन अपने शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही यूज़ में लेता है, क्योंकि उनका अपघटन करना बहुत ही सरल होता है, ना कि वसा का। जब अपन फास्ट करते हैं तब भी अपना ग्लूकोज ख़त्म, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा हो रहती है, तब तक अपने को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। और जब ग्लूकोज समाप्त होता है तब अपना शरीर फैट की तरफ जाता है, फैट को तोड़ना स्टार्ट करता है। वसा ऊर्जा के संग्रहण का कार्य भी करती है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का संश्लेषण होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो यहाँ पर पूछा जाएगा बायो में, या फिर केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, बाकी वसा में घुलनशील है। वसा त्वचा के नीचे वसीय ऊतकों का निर्माण करती है, जिससे कि सर्दी में सुरक्षा मिलती है। इसलिए जो भी उच्च एलिना में पाए जाते हैं, उच्च बर्फ़ जहाँ गिरती है वहाँ के जीव जंतुओं के नीचे वसा की एक मोटी परत पाई जाती है, जिससे कि वो सर्दी से बच पाए। तो अपना चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।